आज हम आपको सत्ता के उस गलियारे में ले चलेंगे जहां लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव पर ही एक ऐसा सवालिया निशान लग गया है जो सीधे 2024 में बनी मोदी सरकार की वैधता को कटघरे में खड़ा करता है। और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद चुनाव आयोग ने अपने ही एक फैसले से खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या 2024 में देश ने एक अवैध सरकार को चुना है? क्या देश के प्रधानमंत्री अवैध हैं? ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल उस हकीकत से उपजा है जो देश के निर्वाचन सदन के बंद कमरे में 2 घंटे तक गूंजता रहा और जिसके जवाब में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जुबान से एक शब्द तक नहीं फूटा। तारीख 28 नवंबर 2025, दिल्ली का निर्वाचन सदन। यहाँ कोई चाय पर चर्चा नहीं हो रही थी, यहाँ लोकतंत्र के भविष्य पर एक ऐतिहासिक टकराव चल रहा था। एक तरफ थे ममता बनर्जी के भेजे हुए 10 सांसद जिनके हाथों में फैक्ट्स, सबूत और तीखे सवाल थे, दूसरे तरफ थे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनका पूरा कमीशन जिनकी खामोशी हर गुजरते पल के साथ गहरी होती जा रही थी। 2 घंटे, पूरे 120 मिनट तक तृणमूल कांग्रेस के सांसद सवाल पूछते रहे, चीखते रहे, दलीलें देते रहे, लेकिन ज्ञानेश कुमार की जुबान पर ताला लगा रहा। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी भी जवाब से ज्यादा शोर कर रहा था। इस मीटिंग का सबसे झकझोर देने वाला पल वो था जब तृणमूल सांसदों ने 39 लोगों की सूची ज्ञानेश कुमार के सामने रखी जिनके मरने का आरोप सीधा सीधा पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया पर था। इन 40 नामों में 18 नाम उन BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स के थे जो चुनाव आयोग के अपने कर्मचारी थे। आपको याद होगा पूरे देश में खबर दौड़ाई जा रही थी कि केवल 25 लोग ही इसका शिकार हुए, लेकिन जब केवल 18 नाम और 40 नाम सबको मिलाकर पश्चिम बंगाल से निकलते हैं तो सवाल खड़ा होता है। जो चुनाव आयोग के अपने कर्मचारी थे, सांसदों ने जब इनका ब्यौरा दिया तो देश के चुनाव आयोग का जवाब जानते हैं क्या था? उन्हें इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। जी हां, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके अपने कर्मचारी इस प्रक्रिया की भेंट चढ़ रहे हैं। We were met with complete surprise on the part of the election commissioner, who actually said that these were allegations, and it seemed as though the election commission. तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने मीटिंग के बाद इस अविश्वसनीय पल को कुछ यूं बयां किया। हमने अपनी बैठक की शुरुआत 39 लोगों की सूची देकर की जिनमें से 17-18 BLO थे जिनके मरने पर सीधे तौर पर SIR प्रक्रिया जुड़ी थी। हमें चुनाव आयोग की ओर से पूरी तरह से आश्चर्य का सामना करना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, ये निर्वाचन सदन इंद्रलोक से भी ज्यादा सुरक्षित है जहां जमीनी हकीकत की कोई खबर ही नहीं पहुंचती। ये न्यूज प्रूफ है, खबर प्रूफ है, यहां सिर्फ वही सुनाई देता है जो सत्ता सुनाना चाहती है। लेकिन इस मीटिंग का सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब ज्ञानेश कुमार ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। सांसदों ने पूछा कि आखिर इस SIR प्रक्रिया की इतनी जल्दी क्यों है, आप ये क्यों कर रहे हैं? इस पर ज्ञानेश कुमार की तरफ से जो जवाब आया उसने 2024 के पूरे लोकसभा चुनाव पर ही एक बवंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि मतदाता सूची में बहुत सारी गड़बड़ियां थी जिन्हें सुधारने के लिए प्रक्रिया जरूरी है। एक मामूली बयान नहीं था, एक कबूलनामा था। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर मान लिया कि जिस वोटर लिस्ट से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ वो त्रुटिपूर्ण थी, उसमें हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गड़बड़ियां थीं। Admission that the previous electoral rolls are not trustworthy. If that's the case, then the entire Lok Sabha should be dissolved. तो सवाल उठता है, अगर करोड़ों गड़बड़ियां वाली मतदाता सूची से देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है और एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है जो शायद गड़बड़ी से ही बना हो, तो उस चुनाव की वैधता क्या है? उस चुनाव से बनी सरकार की वैधता क्या होगी? ज्ञानेश कुमार ने खुद को सही साबित करने की कोशिश में अनजाने में ही 2024 में जीती भाजपा सरकार को अवैध ठहरा दिया। उन्होंने खुद मान लिया कि एक फर्जी जनादेश पर बनी सरकार है। महुआ मोइत्रा ने इसी तर्क को धार देते हुए कहा, आप चुनावी सूचियों की सफाई की बात करते रहते हैं और SIR का यह अपना तर्क है कि पिछली चुनावी सूचियां भरोसेमंद नहीं है। यदि ऐसा है तो पूरी लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार की इस आत्मघाती दलील के बाद तृणमूल सांसदों ने 5 ऐसे अचूक सवाल दागे
जिनका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं था। पहला सवाल, सांसदों ने सीधे तौर पर पूछा कि एसआईआर प्रक्रिया के दबाव में जो 40 लोग मरे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या चुनाव आयोग इनको महज आरोप कहकर पल्ला झाड़ सकता है? यह सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और संस्थागत जवाबदेही का था। और दूसरा सवाल, अगर एसआईआर का मकसद घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना है, तो यह प्रक्रिया सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही इतने जोर शोर से क्यों चलाई जा रही है? टीएमसी ने तर्क दिया कि त्रिपुरा, मेघालय और म्यांमार से सटे अन्य राज्यों में भी घुसपैठ की समस्या है, लेकिन वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? और असम में जहां घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, वहां सिर्फ सामान्य रिवीजन हो रहा है। ये दोहरा मापदंड क्या दर्शाता है? और तीसरा सवाल, बिहार में कितने घुसपैठी मिले? बंगाल से पहले बिहार में एसआईआर का ट्रायल किया गया था, तब भी घुसपैठियों को हटाने का तर्क दिया गया था। तो सवाल सीधा था, बिहार में चले इस अभियान के बाद कितने गैर नागरिक या घुसपैठी मतदाता सूची से हटाए गए? आज तक चुनाव आयोग ने इसका कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है। अगर लाखों की गड़बड़ी का दावा था, तो नतीजा क्या निकला? इस सवाल पर भी आयोग चुप रहा। चौथा सवाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले इस पर आपत्ति जताई थी कि जब सरकारी कर्मचारी और संसाधन उपलब्ध हैं, तो इस प्रक्रिया के लिए बाहरी डेटा एंट्री ऑपरेटरों को क्यों लगाया जा रहा है? साथ ही सरकारी भवनों की जगह निजी हाउसिंग सोसाइटियों में मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव क्यों दिया जा रहा है? क्या यह प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े नहीं करता? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुरानी सूची अवैध है, तो 2024 की सरकार वैध कैसे? यह सवाल था जिसने चुनाव आयोग को पूरी तरह से आत्मघाती मोड पर लाकर खड़ा कर दिया। आयोग की तरफ से एसआईआर की जरूरत बताते हुए यह तर्क दिया गया कि मतदाता सूची में बहुत सारी गड़बड़ियां थी जिन्हें सुधारना जरूरी है। टीएमसी ने इसी तर्क को पकड़ लिया। महुआ मोइत्रा ने कहा, अगर ऐसा है तो पूरी लोकसभा भंग कर देनी चाहिए। अगर पिछली मतदाता सूची भरोसे के लायक नहीं है, तो पीएम क्यों है? अगर चुनाव आयोग यह स्वीकार करता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जिस मतदाता सूची से हुए उसमें लाखों करोड़ों की गड़बड़ियां थीं, तो उस चुनाव की वैधता का क्या इसका यह मतलब नहीं कि उस चुनाव के नतीजे भी अवैध हैं? और अगर नतीजे अवैध हैं, तो क्या इस देश में एक अवैध सरकार और एक अवैध प्रधानमंत्री है? ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची को सुधारने की दलील देकर अनजाने में अपनी ही संस्था और पूरी चुनावी प्रक्रिया की वैधता पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया जिसका जवाब देने की हिम्मत शायद उसमें नहीं थी। जब एक वोट से हारा कैंडिडेट गड़बड़ी पकड़े जाने पर 3 साल बाद भी जीत जाता है, तो जब करोड़ों गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, खुद चुनाव आयोग एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्यों सरकार चल रही है? इन 5 सवालों पर निर्वाचन सदन में 2 घंटे तक सन्नाटा पसरा रहा। एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने बैठक के बाद साफ कहा, हमें अपने 5 सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं मिला। यही इस बैठक का सार है। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिस तृणमूल कांग्रेस को देश के चुनाव आयोग से मिलने के लिए 5 दिनों तक चिट्ठियों का आदान प्रदान करना पड़ा, अपॉइंटमेंट के लिए संघर्ष करना पड़ा, उसी चुनाव आयोग में एक दिन पहले बीजेपी के अमित मालवीय समेत 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बिना किसी शोर शराबे के पहुंच गया। उनके अपॉइंटमेंट की कोई चिट्ठी सार्वजनिक नहीं हुई, कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई। ऐसा लगा जैसे वे अपने ही किसी विभाग में जा रहे हों। ये नया भारत है और ये नया चुनाव आयोग है, जहां विपक्ष को सवाल पूछने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और सत्ताधारी दल के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब ये लड़ाई निर्वाचन सदन के बंद कमरों से निकलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में पहुंचने वाली है। विपक्ष अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। वो पूछेगा कि अगर वोटर लिस्ट अवैध थी तो सरकार वैध कैसे है? लेकिन क्या सरकार इस पर चर्चा होने देगी, या फिर हर बार की तरह चीन, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की तरह इस पर भी बहस से बचकर संसद को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया जाएगा? आज देश एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ वो
संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की है, लेकिन वो खामोश हैं या फिर सत्ता की भाषा बोल रही हैं। दूसरी तरफ वो सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में उठने चाहिए। अगर हमारे वोट की बुनियाद संदिग्ध है, अगर जिस सूची में हमारा नाम है वही भरोसे के लायक नहीं है, तो फिर हमारे दिए हुए जनादेश का क्या मतलब। ज्ञानेश कुमार की खामोशी और उनकी एक बयान ने 2024 के चुनाव पर जो ग्रहण लगाया है उसकी छाया बहुत लंबी और बहुत गहरी है, और अब इसका जवाब देश को मांगना होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।